किसी बड़ी कंपनी के लिए एक स्टैंड अलोन गेम बनाना ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वही स्टैंड अलोन टाइटल को जब लोग काफी पसंद करने लगते हैं तो डेवलपर्स को एक रीजन मिल जाता है उसी नैरेटिव को कंटिन्यू करने का और एक फ्रेंचाइज एस्टैब्लिश करने का। अगर वो शुरू में ही फेमस हो जाते हैं गेमर्स के बीच तो आगे उसके अंडर आने वाले गेम्स को भी हाइप मिलने लगती है। लेकिन अपने क्वालिटी को मेंटेन रखना भी एक चैलेंज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेवलपर्स के लिए। अगर उस फ्रेंचाइज के हर न्यू टाइटल में कुछ नया नहीं दिया तो प्लेयर्स बोर होने लगते हैं और धीरे धीरे वीडियो गेम की सेल्स भी कम होने लगती है, जिसके बाद उस फ्रेंचाइज को या तो कैंसिल करना पड़ता है या फिर रिबूट। तो आज हम कुछ उन्हीं गेम्स के बारे में बात करेंगे जो ऑडियंस के नेगेटिव फीडबैक या फिर लो सेल्स के कारण या तो कैंसिल कर दिए गए या फिर रिबूट किए गए। कमांड एंड कॉन्कर एक काफी फेमस रियल टाइम स्ट्रैटेजी गेम था जिसकी शुरुआत वेस्टवुड स्टूडियोज ने 1995 में करी थी। इसका गेम प्ले बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस था, जहां हम बहुत वैरायटीज के ट्रूप्स या फिर यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते थे और फिर स्ट्रैटेजीज बना के दुश्मन के बेस को डिस्ट्रॉय करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता था। इसमें सोल्जर्स से लेकर सुपर वेपन तक काफी सारे हथियार यूज करने का मौका मिलता था, जिसे RTS और मिलिट्री फैंस ने काफी पसंद किया। टाइम के साथ आने वाले गेम्स में कोल्ड वॉर से लेकर फ्यूचर वॉर तक को फीचर किया गया, जिसके कैंपेन और मल्टीप्लेयर मोड्स दोनों ही काफी इमर्सिव और एंजॉयबल थे। 2008 तक इस गेम ने काफी सारे अवार्ड्स जीते और रिकॉर्ड्स भी बनाए, जो RTS जॉनरा में सबसे बेहतर था। बट 2012 में टाइबेरियम अलायंस के बाद इस फ्रेंचाइज का कोई नया गेम नहीं आया। ऐसा क्यों? देखो, बात ऐसी है कि 2013 में एक और टाइटल जिसे जनरल्स 2 नाम दिया गया था उसे प्लान किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के डेवलपमेंट पीरियड के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया, जो मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। सही बताऊं तो कि मेरे को कमांड एंड कॉन्कर जनरल्स बहुत पसंद था और मैं उसके सीक्वल का वेट कर रहा था। खैर, इसे कैंसिल करने के काफी सारे रीजंस थे, जिसमें EA ने कहा था कि फैंस की तरफ से काफी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है और इसलिए वो इस गेम के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जिसमें इकोनॉमी बेस्ड मल्टीप्लेयर फीचर किया गया था, यानी इसमें इन गेम परचेजेस वगैरह होने वाले थे। मगर और भी रीजंस थे कि इस गेम का डेवलपमेंट EA के अंडर ही एक न्यू स्टूडियो विक्ट्री गेम संभाल रहा था। 1998 में EA के टेक ओवर करने के बाद ओरिजिनल डेवलपर वेस्टवुड को 2003 में EA लॉस एंजलिस के साथ मर्ज कर दिया गया और यहीं से बर्बादी शुरू हो गई। 2003 के बाद आने वाली गेम्स को फैंस पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा था। 2010 में आया टाइबेरियम ट्वाइलाइट फेल हो गया था ड्यू टू इनइफेक्टिव कैंपेन एंड मल्टीप्लेयर इश्यूज, जिसके बाद EA लॉस एंजलिस को इस फ्रेंचाइज पर काम करने से हटा दिया गया। EA अपनी टफ वर्किंग कंडीशंस के लिए जाना जाता है, जहां डेवलपर्स को काफी फोर्स किया जाता है परफॉर्म करने के लिए। ऐसी सिचुएशंस में वो रिक्वायर्ड समय नहीं दे पाते थे गेम को फाइन ट्यून करने में एंड रिजल्ट खराब ही निकलता था। फिर बाकी RTS गेम्स जैसे कि वॉरक्राफ्ट वो अपने को बेहतर बनाते गए और अपनी एक पॉजिटिव पोजीशन बना ली गेमिंग कम्युनिटी में। सो ओवरऑल इस फ्रेंचाइज के कैंसिल होने के रीजन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ सेल्स और कंपटीशन तीनों था। GTA के बाद जिस फ्रेंचाइज ने रॉकस्टार गेम्स को एज ए पब्लिशर काफी प्रॉफिट दिलाया वो था मिडनाइट क्लब। ये आर्केड रेसिंग गेम था और ये अपने टाइम पर EA के नीड फॉर स्पीड का मेन राइवल था। ईयर 2000 में इसका पहला टाइटल स्ट्रीट रेसिंग रिलीज किया गया था एंड इसमें ओपन वर्ल्ड सेटिंग थी और रियल लाइफ लंदन और न्यूयॉर्क सिटी पर बेस्ड था। इसका इलीगल स्ट्रीट रेसिंग कॉन्सेप्ट प्लेयर्स ने काफी पसंद किया। 10 साल के जर्नी में इस फ्रेंचाइज के 4 मेन लाइन गेम्स रिलीज किए गए और सारे गेम्स को पॉजिटिव ऑडियंस फीडबैक मिला, पर ऑडियंस की पसंद सेल्स पर नहीं दिख रही थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रॉकस्टार जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे उतना प्रॉफिट उसे नहीं मिला। इनफैक्ट GTA सीरीज की सक्सेस को देखकर उन्होंने बाकी फ्रेंचाइजी से भी सिमिलर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन 4 टाइटल्स के बाद भी जब ये नहीं हुआ और स्ट्रीट रेसिंग जॉनरा में नीड फॉर स्पीड उससे आगे ही रहा तो मिडनाइट क्लब पर फोकस करना छोड़ दिया और अब तो 14 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस फ्रेंचाइज में कोई नया गेम आए हुए। मैंने पहले की वीडियोस में कहा था कि कैसे मिलिट्री FPS को इंट्रोड्यूस करने वाला कोई और गेम नहीं बल्कि EA का मेडल ऑफ ऑनर ही था, जिसने 1999 में वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड एक गेम बनाया था। 1 से 2 साल के अंदर ही इसने अपने जॉनरा में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन खड़ी कर ली। इस गेम को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि इसने वर्ल्ड वॉर 2 के काफी एस्पेक्ट्स को काफी प्रिसीजन से कवर किया जो उस समय के बाकी गेम्स नहीं कर पा रहे थे। पर मिड 2000s के बाद कॉल ऑफ ड्यूटी और बैटलफील्ड के वर्ल्ड वॉर 2 पर बेस्ड गेम्स ज्यादा बेटर परफॉर्म करने लगे और मेडल ऑफ ऑनर अपनी पॉपुलैरिटी खोने लगा। फिर उनके अंदर कुछ न्यू टाइमलाइंस भी आने लगी जो कि प्लेयर्स के लिए कुछ नया ऑफर करने लगे, बट मेडल ऑफ ऑनर वही वर्ल्ड वॉर 2 पर ही टिकी रही जिससे फैंस बोर हो गए थे। मॉडर्न टाइमलाइंस में बेस्ड FPS गेम्स की सक्सेस को देखते हुए 2010 में पब्लिशर EA ने भी मेडल ऑफ ऑनर में एक मॉडर्न पीरियड का वॉरफेयर इंट्रोड्यूस किया। इसमें भी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन थी जिसमें कैरेक्टर आर्क भी देने की कोशिश की गई थी। बट बात करें सेल्स की तो वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही EA के लिए। दूसरी बात ये भी कि बैटलफील्ड जो कि EA की फ्लैगशिप FPS फ्रेंचाइज बन चुकी थी, उसका प्लेयर बेस और रेवेन्यू EA के लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल था, जिस वजह से पब्लिशर ने इसी को प्रायोरिटाइज करना बेटर समझा।
2008 में GTA फ्रेंचाइज को 3D से HD यूनिवर्स में ले जाने के लिए GTA 4 आया था। ओरिजिनली हम स्टोरी में देखते हैं कैसे हमारा टफ प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक अपने कजन की बातों में आके अमेरिका में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ आकर उसे पता चलता है कि इस देश की लाइफस्टाइल हर किसी के लिए रिच नहीं है, बल्कि यहाँ भी टफ स्ट्रगल है सरवाइव करने के लिए। इसका गेम प्ले, रियलिस्टिक मैकेनिक्स और इमर्सिव स्टोरी लाइन लोगों को पसंद भी आता है, जिससे इसकी सेल्स भी काफी प्रॉफिट देते हैं रॉकस्टार को। बाद में आए इसके 2 एक्सपेंशंस, बैलेड ऑफ गे टोनी और लॉस्ट ऑफ डैम्ड। उसके भी 2 कैरेक्टर्स काफी पसंद किए जाते हैं एंड इक्वली एंजॉयबल थे। 2013 में GTA 5 के कंपैरिजन में ग्राफिक्स थोड़ी डल थी, बट फिर भी लोग आज भी काफी अटैच्ड हैं इस स्टोरी से। सेम केस था GTA के 3D यूनिवर्स में सेट ट्रायलॉजी से, जिसके लिए उसके रिमास्टर्ड वर्जन यानी कि डेफिनेटिव एडिशंस डेवलप किए गए और रॉकस्टार के प्लान्स में सिमिलर वे में रेड डेड रिडेम्पशन और GTA 4 के रिमास्टर्ड वर्जन्स प्लान किए गए थे, स्पेशली क्योंकि GTA 6 में आने में काफी समय था। लेकिन डेफिनेटिव एडिशन के नेगेटिव रिव्यूज को देखकर ये प्लान रोक दिया गया। वैसे तो ट्रायलॉजी एक मैसिव कमर्शियल सक्सेस था, स्पेशली क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों ने नॉस्टैल्जिया को री एक्सपीरियंस करने के लिए इन्हें परचेज किया, लेकिन इसमें बग्स और ग्लिचेस बहुत सारे थे, जिससे गेमर्स और रिव्यूअर्स ने क्रिटिसाइज किया था। इसी रीजन से रॉकस्टार ने ये गलती दोबारा दोहराने की जगह थोड़ा सा पेशेंस रखने का सोचा और पूरा फोकस GTA 6 पे डाल दिया एंड अब शायद GTA 6 के बाद ही बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे वो फोकस करेंगे। प्रिंस ऑफ पर्शिया आज के बहुत से गेमर्स का चाइल्डहुड फेवरेट एक्शन गेम था। इसमें हम अर्ली एजेस की स्वॉर्ड फाइट्स में मिस्टिकल चीजों के एडिशन को एंजॉय कर सकते हैं, जहां बहुत सारी यूनिक पावर्स और स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट मूव्स इंक्लूडेड है। इस फ्रेंचाइज के सारे गेम्स में प्रिंस अकेले बहुत सारे चैलेंजेस और एनिमीज से डील करता है। इसमें हम सस्पेंस, हॉरर और टाइम मैनिपुलेशन जैसी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन 2010 में द फॉरगॉटन सैंड्स के बाद इसके सेंस ऑफ टाइम जैसी स्टैब्लिश यूनिवर्स का कोई न्यू गेम क्यों नहीं आया? क्यों इसे अब रिबूट किया जा रहा है, जो ऑफ कोर्स डिले पर डिले ही होता जा रहा है? इसका भी एक नहीं काफी रीजंस है, जिसमें पहला है कि ये Assassin's Creed से सेल के क्राइटेरिया में हार गया था। इसी फ्रेंचाइज एक फ्लैगशिप सीरीज थी यूबीसॉफ्ट की एंड दोनों नियरली सिमिलर ही थे, बट एक तरफ जहां स्टेल्थ पर काफी इंपॉर्टेंस दी गई थी, वहीं दूसरी तरफ पीओवी में एक्शन भरा हुआ था। बट सेल्स फिगर को देखते हुए पब्लिशर यूबीसॉफ्ट के लिए Assassin's Creed को ही फेवर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल लगा, खासकर इसलिए कि वहां पर उन्हें कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करनी पड़ती थी। इसी वजह से प्रिंस ऑफ पर्शिया पर 2010 के बाद कोई बड़ा काम नहीं किया गया। हाँ, 2020 यानी कि 10 साल बाद फाइनली जाके एक बड़ा टाइटल अनाउंस हुआ, पर डिलेस को देखकर लगता नहीं कि अभी रिलीज डेट पास है। पर फिर भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि न्यू सेंस ऑफ टाइम यूनिवर्स कैसा होने वाला है फैंस के लिए। तो देखो, कोई फेमस फ्रेंचाइज के गेम को कैंसिल करना या रिबूट करना एक इजी डिसीजन नहीं होता। हर कंपनी चाहती है कि अच्छे सेल्स के साथ साथ उसकी रेपुटेशन अच्छी बनी रहे, और इसके लिए उन्हें ऑडियंस पर भी ध्यान देना होता है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद है। बड़े क्लेम्स करके खराब फीचर्स रोल आउट करने के बाद उन्हें बैकलैश फेस करना पड़ सकता है। सो अगर उन्हें लॉन्ग टर्म में कोई लॉस दिखता है तो वो कभी कभी चांस लेते हैं और ज्यादातर केस में उसे कैंसिल ही कर देते हैं। सो कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी ये सही है। आप क्या सोचते हो उसके बारे में मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो ताकि गेम्स गॉसिप इंडिया पर मिलता रहेगा आपको ऐसे ही गेमिंग कंटेंट।